सूर्य प्रतिदिन पूरे संसार को रोशन करता है। सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह जलना भी होगा। हम जीवन में बहुत सी अच्छी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं किरण भारद्वाज। समय मिलाए धूल में, समय दिलाए ताज, समय के संग जो है चला उसी का होता राज। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए हमें किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी को कमजोर समझना चाहिए, क्योंकि आप कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन समय सबसे बलवान है। समय का सम्मान कीजिए, सदुपयोग कीजिए और समय का ज्ञान रखना भी आवश्यक है। आइए देखते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, मंगलवार, ज्येष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। विचारों की शक्ति अपरिमित है। यदि हम अपने विचारों को पुष्ट कर लें, अर्थात मन में दृढ़ संकल्प करके किसी भी कार्य को करें, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। यदि व्यक्ति अपने विचार बदल ले तो उसका जीवन भी परिवर्तित हो सकता है। इसलिए जीवन में सदा अच्छा सोचिए, शक्तिशाली सोचिए, सकारात्मक सोचिए। पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना, कुंडे कुंडे नवंपयः, जातौ जातौ नवाचाराः, नवा वाणी मुखे मुखे। हर मनुष्य की वैचारिक शक्ति ठीक वैसे ही भिन्न भिन्न होती है जैसे हर एक जल स्रोत के जल का स्वाद। प्रत्येक समुदाय का सांस्कृतिक व्यवहार तथा हर एक मनुष्य के मुख से निकली वाणी अलग अलग रूपों में अनुभूत होती है। Everybody is unique. No two people have the same mind. Water from no two ponds tastes alike. No two cultures have the same customs. No two people speak alike. जिस प्रकार हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, विचार अलग होते हैं, स्वभाव अलग होता है, व्यक्तित्व अलग होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे मौसम में कई अलग अलग प्रकार की ऋतुएं हैं और इन्हीं के अनुसार ही हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए। तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। भारतीय ज्ञान परंपरा में आज बात करते हैं आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु की, जिसको अपनाकर अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके आप शरीर के साथ अपने मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में शरीर का विशेष ध्यान रखते हुए आयुर्वेद में बताई गई जीवन शैली को यदि आप अपनाते हैं तो आप समग्र स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आहार विहार कैसा होना चाहिए, आइए देखते हैं और समझते हैं लता वशिष्ठ की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। पंच तत्व से बने मनुष्य के जीवन पर पंच तत्व प्रकृति का विशेष प्रभाव पड़ता है। परिवर्तनशील प्रकृति में समय के साथ साथ ऋतुएं बदलती हैं। 6 ऋतुओं के अनुसार मनुष्य की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए जिससे वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, इस विषय में विस्तार से बताते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के अति महत्वपूर्ण आयुर्वेद ग्रंथ। आयुर्वेद का प्रयोजन बताते हुए आचार्य चरक लिखते हैं, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रश्नम च,
यानी आयुर्वेद का प्रयोजन स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगियों के रोगों का निवारण करना है। आयुर्वेद में भारत की भौगोलिक स्थिति का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करके मास, राशि और ऋतु का विचार किया गया है। इस आधार पर प्रत्येक ऋतु में शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए कैसा आहार विहार उचित है और कैसा आहार विहार अनुचित है, इसका ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुकूल व्यवहार करना ऋतुचर्या कहलाती है। ऋतु परिवर्तन क्रम में आयुर्वेद ग्रंथ वर्षा ऋतुचर्या के विषय में विस्तार से बताते हैं। वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद 2 मास का होता है। वर्षा ऋतु में सूर्य दक्षिणायन की ओर अग्रसर होता है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। वर्षा ऋतु में गर्म भूमि पर वर्षा की बूंदें पड़ने से वाष्प निकलता है और वो दोषों को उत्पन्न करता है। इस कारण बारिश में मनुष्य का स्वास्थ्य अन्य मौसम या ऋतुओं की अपेक्षा अधिक अनियमित होता है। आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बलः स वर्षा स्वनिलादीनां दूषणैर्बाध्यते पुनः। अर्थात वर्षा ऋतु में शरीर और जठराग्नि दुर्बल होती है। वही दुर्बल जठराग्नि वर्षा ऋतु में वात आदि दोषों के कारण और दूषित हो जाती है। आयुर्वेद में वर्षा ऋतु के समय प्रकोपित जठराग्नि की रक्षा के लिए हल्के सुपाच्य, गरम, नमकीन और स्निग्ध पदार्थों का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही वर्षा ऋतु में पुराने जौ, गेहूं, चावल, मूंग की दाल, अम्ल, लवण इत्यादि का भोजन में प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में शहद के साथ शुद्ध स्वच्छ पानी पीना चाहिए। पानी की शुद्धता के लिए पहले इसे गर्म करने और फिर उस पानी को ठंडा करके पीने का निर्देश है। इसके साथ ही वर्षा ऋतु में कैसा आहार विहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके विषय में बताते हुए आयुर्वेद ग्रंथ कहते हैं कि वर्षा ऋतु में नदी, तालाब, कुआं आदि का पानी दूषित हो जाता है, इसलिए उस पानी को नहीं पीना चाहिए। रात्रि में खुले आसमान के नीचे सोना हानिकारक हो सकता है। धूप में नमी होने से उसका सेवन भी वर्षा ऋतु में वर्जित किया गया है। दिन में सोना कफ को प्रकोपित करता है। शारीरिक व्यायाम भी वर्षा ऋतु में हानिकारक बताया गया है, क्योंकि व्यायाम शरीर के ताप को कम अधिक कर शारीरिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। आहार के अतिरिक्त वर्षा ऋतु में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जीवन शैली के विषय में भी बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में पनपने वाले कीड़ों और मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। पैदल और नंगे पैर चलने से भी बचना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन स्वच्छ कपड़े पहनने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्षा ऋतु में स्नान आदि के समय मोटे तौलिए का प्रयोग, उपटन आदि लगाकर स्नान करना और हल्के स्वच्छ कपड़े पहनना आयुर्वेद में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताया गया है। स्वस्थ शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं और आयुर्वेद वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य के शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए सुखी जीवन का मार्ग बताता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। जिस प्रकार पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी प्रकार जीवन में बिना किसी परिवर्तन किए, बिना संघर्ष किए अच्छी और उत्तम स्थिति प्राप्त नहीं होती। इसलिए यदि आप बेहतर स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो किस कहाँ खोया रहता है भाई? हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ, क्या बाइक थी यार, टिंच एकदम। हाँ, बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ।
और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। अरे बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरसात का मौसम है, ऐसे में गर्मी और आर्द्रता का अधिक स्तर है, जिसका प्रभाव न सिर्फ हमारे पूरे स्वास्थ्य पर बल्कि हमारी त्वचा पर भी पड़ता है। इस मौसम में जीवाणु और विषाणुओं के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है और यही कारण है कि कई प्रकार के संक्रमण घेरने की संभावना रहती है। ऐसे में त्वचा की कौन सी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, किस तरह से करनी है आपको इस मौसम में अपने त्वचा की देखभाल, आइए समझते हैं और जान लेते हैं कि त्वचा की समस्याओं से बरसात के मौसम में कैसे बचा जा सकता है, कौन सी सावधानियों का पालन आपको करना है। स्वास्थ्य और त्वचा का गहरा संबंध है। त्वचा से ही स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति कितना स्वस्थ है। त्वचा शरीर के अंदरूनी भाग की बाहरी दुनिया से प्रमुख रक्षक होती है। ये अवांछित तत्वों को बाहर रखती है, जैसे प्रदूषण तथा अन्य पदार्थ, वायरस, जीवाणु, परजीवी और कई अन्य हानिकारक तत्वों से ये अंगों की रक्षा करती है। साथ ही रासायनों और विकिरणों से भी बचाती है। परिधीय वाहिका प्रवाह, पसीने और शरीर के बालों के द्रव संतुलन के माध्यम से तापमान बनाए रखने के द्वारा त्वचा के नियमन में त्वचा का महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये शरीर में विटामिन डी के स्तर को संरक्षित और बनाए रखने में सहयोगी होती है। त्वचा में संवेदना की क्षमता होती है। त्वचा के हर हिस्से में तंत्रिकाएं होती हैं जो गर्मी, सर्दी, स्पर्श और दर्द जैसे एहसास को महसूस कराती हैं। त्वचा को धोना और उसको क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में इतने सारा पोल्यूशन है, पार्टिकुलेट मैटर है और साथ ही साथ धूल मिट्टी है। तो एक क्लेंजर ऐसा लें जिससे कि आपकी त्वचा साफ़ हो जाए, लेकिन वो त्वचा की नेचुरल नमी और उसके ऑयल को डिस्टर्ब ना करे और वो पीएच को भी डिस्टर्ब ना करे। तो एक माइल्ड क्लेंजिंग लोशन आप यूज़ कर सकते हैं। और घर में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेसन है, और लेकिन अगर आपको कोई समस्या स्किन की है तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आप मत कीजिए। आप एक माइल्ड क्लेंज़र आप इस्तेमाल कीजिए। आपको परफ्यूमिंग वाले जो एजेंट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए जिसमें परफ्यूम्स ना हो, नॉन परफ्यूम्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, आप उसकी शेल्फ़ लाइफ देखिए, उसके ऊपर हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होगा कि ये कितने समय तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो उसको आप ना यूज़ कीजिए। हर व्यक्ति को अपनी प्राकृतिक त्वचा के प्रकार के अलावा कई अन्य कारणों से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उम्र और आनुवंशिक तत्वों के आधार पर इसमें परिवर्तन हो सकता है। धूल व मिट्टी, धूप, प्रदूषण, मौसम और तापमान, अधिक गर्मी, पोषण, हार्मोन का संतुलन, तनाव और शारीरिक श्रम में कमी, इन सभी तत्वों का प्रभाव हमारी त्वचा पर पड़ता है और त्वचा का स्वास्थ्य निर्धारित होता है। अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो आप दिन में 2 बार फेस को वॉश कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई त्वचा है तो आपको जो क्लेंजिंग एजेंट यूज़ करना है उसमें माइल्ड होना चाहिए। उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे विटामिन ई है, ग्लिसरीन है, ये चीज़ें हैं, वो त्वचा की नमी को बनाए रखते हैं। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, उसके बाद त्वचा को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल मॉइस्चराइज़र, अगेन अनपरफ्यूम्ड मॉइस्चराइज़र, जो कि एलर्जी जिसका कॉज करने का पोटेंशियल बहुत कम है, आप उससे इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ आती है सन प्रोटेक्शन, गर्मी के मौसम में स्पेसिफिकली, और इवन इन विंटर्स हम ये कहते हैं कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, आप आउटडोर आपकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी है, धूप में निकलना होता है, तो आप सुबह मॉइस्चराइज़ करने के बाद आप एक सनस्क्रीन लगाएं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो
और जो त्वचा आपकी अगर ऑयली है तो ऑयली स्किन के लिए आप सनस्क्रीन लें। एंड सनस्क्रीन का इस्तेमाल हम कहते हैं कि हर 2.5 से 3 घंटे के बाद आपको दोबारा सनस्क्रीन लगानी है। 4 बजे तक सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। 4 बजे के बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी धूप में नहीं होता, तो आप उसको लगाने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। त्वचा में कई परतें होती हैं। त्वचा की ऊपरी परत एपिडर्मिस, जिसको हम देख पाते हैं। एपिडर्मिस एक बाधा है जो त्वचा की आंतरिक परत डर्मिस की रक्षा करती है। डर्मिस में रक्त वाहिकाएं, पसीने की ग्रंथियां, वसामय ग्रंथियां, बालों के रोम, तंत्रिका फाइबर और छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। त्वचा बाहरी तत्वों के संपर्क में सबसे अधिक रहती है, इसलिए पर्यावरण और बाहरी तत्वों का प्रभाव त्वचा पर अधिक होता है। केमिकल्स, दूसरे कॉस्मेटिक्स हैं, आप इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो सोने से पहले मेकअप को उतारना बहुत ज़रूरी है और मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है। सन प्रोटेक्शन में हैट और अम्ब्रेला का पहनना बहुत ज़रूरी है, लेकर के जाना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेटेड त्वचा जो है वो अच्छी दिखती है। और न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें कि विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोलाजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सन एक्सपोजर से क्या होता है कि सनलाइट जो है धीरे धीरे हमारी त्वचा की कोलाजन को ख़त्म करके उसको चेंज कर देती है, इसलिए त्वचा रिंकल्ड हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो सन प्रोटेक्शन, हाइड्रेशन, गुड डाइट एंड चूजिंग योर क्लेंजिंग एजेंट्स, मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स कॉशियसली बहुत ज़रूरी है। त्वचा की कोई भी समस्या हो तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें। त्वचा को साफ रखें और कुछ सावधानियों का पालन करें जिससे त्वचा की समस्याओं से बचाव हो सके। त्वचा की सही देखभाल समस्याओं से बचाव का एक उपयोगी तरीका है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली आपकी त्वचा को स्वस्थ और कांति में बनाए रखने के लिए उपयोगी है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का मुख उसके मन का आईना होता है, अर्थात मन का हाल क्या है वो उसके मुख से ज्ञात हो जाता है, ठीक उसी प्रकार स्वास्थ्य का हाल क्या है ये पता चलता है व्यक्ति की त्वचा से। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो तो त्वचा भी कांति में हो जाती है। और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी है योग। नियमित रूप से योग करने से शरीर चुस्त और दुरुस्त रहता है, मन शांत रहता है। आइए देख लेते हैं स्वास्थ्य के लिए उपयोगी कुछ योगिक क्रियाएं। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हम सब जीवन में स्वस्थ होना चाहते हैं। हालांकि आप अलग अलग प्रॉब्लम बेस्ड प्रैक्टिसेस तो सीख ही रहे हैं, लेकिन अगर हम संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करें तो आचार्य जी 84 लाख आसन हैं, इतने सारे प्राणायाम हैं, मुद्रा हैं, बंध हैं, गतियां हैं, ध्यान की प्रैक्टिसेस हैं। ऐसा क्या कोई व्यक्ति प्रतिदिन कर सकता है कि उसको संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड इवन स्पिरिचुअल? तो आज हम सीखेंगे संयुक्त गति का अभ्यास। संयुक्त गति हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती है, उसका नाम ही है संयुक्त, ओवरऑल हेल्थ के लिए। कैसे करना है इसको? सबसे पहले हम इस तरह से घुटने के बल आ जाते हैं और यहाँ से हम आ जाते हैं अधोमुखी श्वान आसन की स्थिति में। यानी घुटनों को सीधा कर लेना, पंजों को देखना, एड़ियों को जमीन से छूने की कोशिश करना। इस स्थिति में आना, फिर अपने राइट पैर को आगे ले आएंगे, पीछे झुकेंगे और फिर यहीं से आगे झुकेंगे, माथे को जमीन से छूने की कोशिश। वापस आ जाइए अगले स्टेप में, दोनों पैर फिर पीछे और अब लेफ्ट पैर को आगे लाना, पीछे झुकने की कोशिश, आगे झुकना, वापस आ जाएं, फिर से दोनों पैरों को पीछे ले जाना, फिर से अधोमुखी श्वान आसन, फिर दोनों घुटनों को जमीन से छू देना, सीना सामने, बिलाव गति यानी सांस भरते हुए हिप्स ऊंचे, सीना ऊंचा, चेहरा ऊंचा, कमर दबी हुई, सांस छोड़ते हुए कमर का आर्क बना लेना, गर्दन को आगे झुका लेना, हिप्स को आगे पुश कर देना। और यहाँ से फिर हिप्स को पीछे की तरफ खींचते जाएं, यथासंभव जितना आगे झुक सकते हैं उतना झुकना। धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। ये संयुक्त गति आपके पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और शरीर ही नहीं,
आपके मन को भी स्वास्थ्य देती है। आप नियमित रूप से संयुक्त गति का अभ्यास करें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। नमस्ते। छोटे छोटे कदम ही जीवन में हमें बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा लक्ष्य हो स्वास्थ्य को प्राप्त करना, तो अपनी आदतों में निरंतर बदलाव करते रहना भी आवश्यक है और अपने स्वास्थ्य की ओर देखभाल के कदम बढ़ाते रहना भी। छोटी छोटी चीज़ों में परिवर्तन कीजिए और देखिए कि आपका स्वास्थ्य और जीवन परिवर्तित हो जाएगा, उत्तम बनेगा। यहाँ लेते हैं एक और अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द लौटते हैं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्ञान अर्जित करने के लिए सुख को त्यागना पड़ता है, निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है और ये भी सच है कि अपनी अज्ञानता को पहचानना ही ज्ञान की दिशा में बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पहला कदम होता है। चाहे बात हो संस्कृत भाषा की या फिर हमारे जीवन की, यदि हमें ये पता चल जाता है कि इसमें हमारी त्रुटि क्या है, तभी हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ और जान लेते हैं कि संस्कृत में वो कौन सी त्रुटियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। अर्थात संस्कृत के कुछ शब्दों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थी के साथ और ये कहा जाता है कि जीवन में यदि स्वयं को बदलना है तो छोटे छोटे परिवर्तन करना अनिवार्य है और इसीलिए व्यक्ति को ये समझना ज़रूरी है कि जीवन में किस तरह के बदलाव से वो अपने संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। हमारे जीवन में कई तरह के ऐसे उदाहरण होते हैं, कई तरह की ऐसे बदलाव होते हैं, यदि जिन्हें समझ लिया जाए तो जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित किया जा सकता है। एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर कई बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। रगों में जो साहस है वो मन में विश्वास भी भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप भी यदि अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो लगातार अपने जीवन में प्रयत्न करते रहिए और अपने आप को बदलाव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका व्यवहार व्यक्ति को अपने तरह से बदल सकता है, पूरे जीवन को भी परिवर्तित कर सकता है। अपने व्यवहार को सदा ही शून्य के समान रखना चाहिए, अर्थात अपना उसका कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन जब वो दूसरों के साथ मिलता है तो उनका मूल्य, कीमत बढ़ा देता है। यदि आपको ये ज्ञात हो जाता है कि किस प्रकार से आप अपनी विवेक को भावनाओं से अलग कर सकते हैं और ये कौन सा सही समय है, तो समझ लीजिए कि आपको जीवन का उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया। आज के कार्यक्रम में इतना ही आपसे अनुमति चाहेंगे, लेकिन सुप्रभातम के साथ प्रेरक जो अंग है उसके प्रभाग है और बहुत सारे ऐसे ही कहानियों के बारे में, ऐसे प्रभागों का सिलसिला जारी रखेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप अपने जीवन में निरंतर प्रयत्न करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और यदि आपको लगता है कि आप अपने जीवन में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं, अर्थात सफल हो गए हैं, तो ये सहायता दूसरों की ओर भी इंगित कीजिए, अर्थात दूसरों के जीवन में सहारा बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे अधिक प्रसन्नता और संतुष्टि
किसी और माध्यम से नहीं मिल सकती। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।